Qualifications and disqualifications for state legislative council elections from council constituencies। राज्य विधान परिषद निर्वाचन के लिए परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन हेतु अर्हताएं एवं निरर्हताएं। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह समझ सकेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए चुनाव लड़ने हेतु क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, यानी कि उनके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं। इसके अलावा वो क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस के विभिन्न लीगल पोजीशंस को भी जान सकेंगे। निर्वाचन लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास संविधान या किसी कानून के तहत निर्धारित अर्हताएं होना चाहिए, साथ ही निरर्हताएं भी नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति क्वालिफाइड तो हो और साथ में डिस्क्वालिफाइड भी ना हो। राज्य विधान परिषद निर्वाचन के लिए अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 173 में निर्धारित है और निरर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 191 में निर्धारित है। किसी अभ्यर्थी की अर्हताएं या निरर्हताएं नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से नहीं, बल्कि नामांकन की संवीक्षा की तिथि को मानी जाएगी। क्वालिफिकेशंस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हताएं संवैधानिक अर्हताएं हैं जो कि संविधान में उल्लिखित हैं और वैधानिक अर्हताएं हैं जो कि संसद द्वारा बनाई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस संविधान के आर्टिकल 173 में उल्लिखित हैं, जो हैं भारत की नागरिकता, संविधान के प्रति पूर्ण विश्वास और निष्ठा करने के लिए शपथ, न्यूनतम योग्य आयु और संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आर्टिकल 173 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत का नागरिक होना चाहिए और शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना होगी, उस पर हस्ताक्षर भी करना होंगे। अब हम शपथ के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रूप में शपथ या प्रतिज्ञा लेना होगा। इसे कब लिया जाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ या प्रतिज्ञा किया जाना है। इसे संवीक्षा की तिथि के प्रारंभ होने से पहले, अर्थात संवीक्षा की दिनांक से पूर्व की पहली दिनांक की मध्यरात्रि तक लिया जा सकता है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। यदि अभ्यर्थी उसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ रहा है तो किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में अपेक्षित शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना पर्याप्त है। यदि अभ्यर्थी एक साथ अलग अलग तरह के निर्वाचन लड़ रहा है तो अलग अलग शपथ या प्रतिज्ञा लेना होगा। जिन अधिकारियों के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा किया जाना है वे हैं रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन क्षेत्र के कोई भी ARO, प्रथम श्रेणी के सभी मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश और राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति, जेल अधीक्षक यदि अभ्यर्थी जेल में बंद है, निरोध शिविर के कमांडेंट यदि अभ्यर्थी निवारक निरोध में है। यदि अभ्यर्थी को अस्पताल में भर्ती किया गया है तो अभ्यर्थी की देखभाल करने वाला चिकित्सक अधीक्षक या चिकित्सक। विदेश में भारत के राजनयिक या काउंसलर जनरल यदि अभ्यर्थी भारत से बाहर है, या आयोग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति यदि इस बाबत आवेदन किया गया हो। अभ्यर्थी को आवेदन किए बिना शपथ पत्र दिया जाना है। यदि किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लिया जाता है तो अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधान परिषद निर्वाचन के लिए संविधान की तीसरी अनुसूची में फॉर्म 7A में शपथ का प्रारूप है। एज क्वालिफिकेशन।
न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। अभ्यर्थी द्वारा संवीक्षा की तिथि को न्यूनतम आयु पूर्ण कर ली हो। स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस। संवैधानिक अर्हताओं के अलावा संविधान ने संसद को राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए ऐसी अन्य अर्हताएं निर्धारित करने का अधिकार दिया है जिन्हें वह उचित समझती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 84C के तहत ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं निर्धारित कर सकती है। यह अर्हताएं आरपी एक्ट 1951 के भाग 2 के अध्याय 2 में सम्मिलित हैं। डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्टर, निर्वाचक की परिभाषा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21E के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका नाम उस समय लागू निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है और जो आरपी एक्ट 1950 की धारा 16 के अनुसार किसी भी निर्भरता के अधीन नहीं है। संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना आवश्यक है। डिस्क्वालिफिकेशंस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। निर्वाचन लड़ने के लिए निहरताएं हैं संवैधानिक निहरताएं जो कि संविधान में उल्लिखित हैं और वैधानिक निहरताएं जो कि संसद द्वारा बनाई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। संविधान में उल्लिखित बुनियादी निहरताएं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 191 में बताई गई हैं। संविधान के तहत बुनियादी निहरताएं हैं सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, भारत की गैर नागरिकता या विदेशी राज के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति, संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य निहरताएं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1021A के तहत एक लाभ का कार्यालय वह कार्यालय है जो आर्थिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो। केंद्रीय या राज्य सरकार के तहत एक लाभ का कार्यालय धारण करने का आशय है जिसमें कुछ वेतन, पारिश्रमिक या गैर क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता हो। शिवमूर्ति स्वामी इनामदार वर्सेस अगाड़ी सगन्ना दानप्पा केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह प्रशिक्षण लागू करना होगा कि कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या नहीं। वह टेस्ट है, क्या सरकार नियुक्ति करती है, क्या सरकार को धारक को हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार है, क्या कोई पारिश्रमिक दिया जाता है, धारक के क्या कार्य हैं और क्या वह उन्हें सरकार के लिए निष्पादित करता है, क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर कोई नियंत्रण रखती है। तो यदि व्यक्ति को इस टेस्ट में पास हो जाता है तो यह माना जा सकता है कि वह सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। परंतु संबंधित राज्य विधानमंडलों ने कुछ कार्यालयों के संबंध में निहरताएं को हटाने वाले अधिनियम पारित किए हैं। उसके लिए आपको संबंधित राज्य के निहरता निवारण अधिनियम को देखना होगा। जब किसी पद को कानून के तहत निहरता से छूट दी जाती है तो ऐसे पद के धारक को पारिश्रमिक प्राप्त होने के बावजूद लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं माना जाता। बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित या अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया गया हो तो वह भी निर्वाचन नहीं लड़ सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, केवल दिवालियेपन का कार्य निहरता का आधार नहीं होगा। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा किसी दिवालिया व्यक्ति को दिवालियेपन से मुक्त कर दिया गया हो तो वह निर्हर नहीं होगा। नॉन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और एक्नॉलेजमेंट टू एलिजेंस और एडहिरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। भारत की नागरिकता एक मौलिक और आवश्यक योग्यता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य बनने के लिए भी निर्हर ठहराया जाएगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है
या वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है। स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशंस। संवैधानिक निर्धारताओं के अलावा संविधान ने संसद को राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए ऐसी अन्य निर्धारताएं निर्धारित करने का अधिकार दिया है जिन्हें वह उचित समझती है। वैधानिक निर्धारताओं का उल्लेख आरपी एक्ट 1951 के भाग 2 के अध्याय 3 में किया गया है। स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं सेक्शन 8 के तहत कुछ अपराधों के लिए सजा, सेक्शन 8A के तहत भ्रष्ट प्रथाओं का अनुसरण, सेक्शन 9 के तहत शासकीय सेवा में भ्रष्टाचार या निष्ठा के कारण बर्खास्त किया जाना, सेक्शन 9A के तहत सरकार के साथ किया गया अनुबंध, सेक्शन 10 के तहत शासकीय कंपनी में पद धारित करना, सेक्शन 10A के तहत निर्धारित समय अवधि में निर्वाचन लेखा को प्रस्तुत न करना। डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर सेक्शन 8। यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 में वर्णित अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो वह व्यक्ति निर्वाचन के लिए निर्भर होगा। जमानत पर रिहाई निर्भरता को दूर नहीं करती जब तक लंबित अपील में सजा को भी नहीं रोका गया हो। कृपया संबंध में जमानत पर रिहाई बनाम दोष सिद्धि के रोक के बीच अंतर पर ध्यान दें। निर्भरता प्रारंभ होती है दोष सिद्धि की दिनांक से और कारावास की अवधि के दौरान तथा जेल से रिहाई के बाद 6 वर्ष की अगली अवधि तक जारी रहेगी। यदि सेक्शन 8(1) के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो परंतु कारावास की सजा ना हुई हो तब भी आदेश दिनांक से 6 वर्ष के लिए निर्भरता रहेगी। सेक्शन 8(1) में उल्लिखित है धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, निर्वाचन में रिश्वत या प्रतिरूपण आदि का अनुचित प्रभाव डालना, धार्मिक पूजा या धार्मिक स्थलों आदि के संबंध में वक्तव्य देना जिससे विभिन्न वर्गों समुदायों के मध्य कटुता, शत्रुता को बढ़ावा मिलता हो, महिला के प्रति क्रूरता या बलात्कार से संबंधित अपराध करना, अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास का पालन करना, निषिद्ध वस्तुओं का आयात या निर्यात करने का अपराध करना, गैर कानूनी संगठन के सदस्य होने का अपराध करना, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के तहत कोई भी अपराध, स्वापाक औषधि और मन्य प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अपराध, आतंकवादी कृत्यों के संबंध में अपराध, धार्मिक संस्थान अधिनियम 1988 के दुरुपयोग की रोकथाम के तहत अपराध, पूजा के स्थान के रूपांतरण से संबंधित अपराध, निर्वाचन के संबंध में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध, मतदान केंद्र से मतपत्र को हटाना, बूथ कैप्चर करना, किसी भी नामांकन पत्र को धोखाधड़ी से नष्ट करने का अपराध, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान के अपमान करने का अपराध, राष्ट्रीय गान के गायन को रोकने का अपराध। डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर द सेक्शन 8(2). सेक्शन 8(2) ऑफ आरपी एक्ट 1951 के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने पर निर्भरता केवल तभी मानी जाएगी जब कम से कम 6 माह की कारावास की सजा हुई हो। सेक्शन 8(2) में सम्मिलित है जमाखोरी या मुनाफाखोरी का अपराध, खाद्य पदार्थों या औषधियों में मिलावट का अपराध, दहेज अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान का अपराध। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 8(3). किसी भी अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरता केवल तभी मानी जाएगी जब कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई हो। सेक्शन 8(1) या सेक्शन 8(2) में उल्लिखित अपराधों के अलावा एक सामान्य मुकदमे में एक से अधिक अपराध के लिए दोष सिद्धि के मामले में और कारावास की सजा लगातार चलने के मामले में सेक्शन 8(3) ऑफ आरपी एक्ट 1951 के प्रायोजनों के लिए प्रत्येक अपराध के लिए कारावास की सजा की अवधि को जोड़ा जाएगा और यदि समय की कुल अवधि 2 वर्ष या उससे अधिक है तो दोषी व्यक्ति को आरपी एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत निर्भर घोषित कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 8(a). निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण,
जो कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 123 में उल्लिखित है के आधार पर निर्भरता आयोग द्वारा दी गई राय पर राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होती है। ऐसे निर्भर व्यक्तियों की सूची यदि कोई हो समय समय पर आयोग द्वारा जारी की जाती है। निर्वाचन में भ्रष्ट प्रथा में दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्भर घोषित किया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर को निर्भर व्यक्तियों की अद्यतन सूची की जांच करनी चाहिए और सूची में उल्लिखित निर्भरता के लिए समय अवधि पर भी ध्यान देना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 9। भारत सरकार के अधीन या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राष्ट्र के प्रति निष्ठा के कारण पदच्युत या बर्खास्त कर दिया गया हो तो इस तरह के बर्खास्तगी की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्भरता रहेगी। पिछले 5 वर्षों के भीतर शासकीय सेवा से बर्खास्त किए गए अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे भ्रष्टाचार या देशद्रोही के कारण बर्खास्त नहीं किया गया है। ऐसा प्रमाण पत्र नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जमा किया जाएगा, अन्यथा नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 9A। कोई व्यक्ति निर्वाचन लड़ने के लिए निर्भर होगा यदि वह व्यापार या सामग्री आपूर्ति हेतु उपयुक्त सरकार से अनुबंध करता है। उपयुक्त सरकार का अर्थ संसद के निर्वाचन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में राज्य सरकार से है। नामांकन की समीक्षा की दिनांक को अनुबंध वैध होना चाहिए। अनुबंध इनमें से किसी एक के लिए होना चाहिए। सरकार को माल की आपूर्ति करना या सरकार द्वारा प्रदाय किए गए सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु। उपयुक्त सरकार के साथ अनुबंध जहां किसी व्यक्ति द्वारा अनुबंध को पूरी तरह से पालन किया गया है और सरकार द्वारा उसे भुगतान में देरी हुई है तो अनुबंध अस्तित्व में नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। सरकार के तहत किसी भी सर्विसेज या सेवा के निष्पादन के लिए अनुबंध निर्भरता नहीं है। यदि सेक्शन 9A के तहत कोई आपत्ति आती है तो किस तरह जांच की जाएगी? सरकार के साथ मौजूद अनुबंध के आधार पर सेक्शन 9A के तहत नामांकन के विरुद्ध आपत्तियों के मामले में आयोग के अनुदेश दिनांक 13 फरवरी 2017 का संदर्भ लिया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार अनुबंध का अर्थ है संघ या राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा अनुबंध, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया माना जाएगा और राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और इस तरह से निष्पादित किया जाएगा जैसा कि वह निर्देशित या अधिकृत करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में माननीय न्यायालय के क्या ओपिनियन है? कनप्पा रुद्रप्पा नादगौड़ा वर्सेस विश्वनाथ रेड्डी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सड़कों और इमारतों के निर्माण के अनुबंध पर सरकार के सचिव द्वारा नहीं बल्कि एक कार्यकारी इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इस प्रकार यह अनुच्छेद 299 का अनुपालन नहीं करता है। लेकिन जहां तक आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 9A के तहत उसकी निर्भरता का सवाल है, इसे उस व्यक्ति या ठेकेदार के खिलाफ प्रभावी माना जाएगा। इसी प्रकार मांगीलाल वर्सेस कृष्णाजी राव पवार मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी अपने शेयर धारकों से अलग एक इकाई है। कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय यह नहीं कहा जा सकता कि वह आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 9A के तहत व्यापार या व्यवसाय में लगा हुआ है। शिवमूर्ति स्वामी इनामदार वर्सेस अगाड़ी सगनप्पा अदनप्पा और रणजीत सिंह बनाम हर मोहिंदर सिंह प्रधान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकार के साथ किया गया अनुबंध उक्त अध्यक्ष द्वारा उनके व्यापार या व्यवसाय के दौरान किया गया अनुबंध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह सहकारी समिति की ओर से किया गया था जिसकी एक अपनी अलग कानूनी पहचान है। इसी प्रकार कनप्पा रुद्रप्पा नादगौड़ा वर्सेस विश्वनाथ रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा साझेदारी फर्म के साथ एक अनुबंध फर्म
जिसे कि हम पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं, के पार्टनर्स को निर्भर घोषित कर दिया जाएगा यदि सरकार को कोई सूचना दिए बगैर पार्टनरशिप को निजी तौर पर समाप्त किया जाता है तो ऐसे विकृत साझेदारों को सरकार के साथ अनुबंध के तहत उनके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा। सरकार के साथ अनुबंध के कारण साझेदारों को निर्भर माना जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 10। कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा या विधान परिषद सदस्यता के लिए निर्भर होगा जब तक वह ऐसी निगम या कंपनी में प्रबंधन एजेंट या प्रबंधक या सचिव हो जिसमें उचित सरकार की हिस्सेदारी 25% से कम ना हो। सरकारी कंपनी के केवल सचिव, प्रबंधक या प्रबंध एजेंट को ही निर्भर घोषित किया जाएगा। सरकारी कंपनी का अर्थ है कोई भी कंपनी, निगम आदि जिसमें उपयुक्त सरकार की हिस्सेदारी 25% से कम ना हो। इसमें सहकारी समिति भी सम्मिलित है। उपयुक्त सरकार का अर्थ संसद के मामले में केंद्र सरकार और राज्य विधानमंडल के मामले में राज्य सरकार से है। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 10A। कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए निर्भर होगा आदेश दिनांक से 3 वर्षों के लिए यदि उसने पिछले निर्वाचन के व्यय लेखा को निर्धारित अवधि में जमा ना किया हो, जिसे कि परिणाम की घोषणा से 30 दिवस के अंदर जमा करना होता है। शिवराम गौड़ा वर्सेस TN चंद्रशेखर और उमलेश यादव वर्सेस भारत निर्वाचन आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि RP एक्ट 1951 के सेक्शन 77 के तहत अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए निर्वाचन व्यय लेखा की शुद्धता की जांच करना आयोग के अंतर्गत आता है और आयोग को यह पावर RP एक्ट 1951 के सेक्शन 10A में प्रदान की गई है। कृपया अपने राज्य के संबंध में निर्भर व्यक्तियों की सूची को ध्यानपूर्वक देखें जो कि अद्यतन भी हो। आयोग कुछ मामलों में निर्भरता की अवधि को स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा कम कर सकता है जिसकी प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस हेतु क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।